Hello student, welcome back in class 10 Maths NCERT. Today we are going to again discuss chapter 1 real number. तो हमने रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 1.2. तो हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उसमें क्या पढ़ना है. ओके, तो पहली थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्या बताती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जो भी आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, उनका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कैसा होता है, यूनिक होता है. कैसा होता है, यूनिक होता है. इफ वी इग्नोर ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर पे ध्यान ना दें तो हर एक स्टूडेंट तो कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. अब इसका मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 48 एक कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. देखिए 2, ये हमारे इसके 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे. तो यहाँ उन्होंने बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं. यूनिक का मतलब मैंने एक बार और समझाया था. यूनिक का मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 के 10 बच्चों को मैंने बोला कि 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो सभी के प्राइम फैक्टर्स सेम आएंगे. ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के लिए प्राइम फैक्टर्स अलग होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इन्होंने क्या बोला है, प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते, मतलब प्राइम फैक्टर्स एक जैसे होंगे, सभी के सभी स्टूडेंट के प्राइम फैक्टर्स एक जैसे होंगे. इफ वी इग्नोर ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते हैं, कोई बच्चा क्या कर सकता है, जैसे मैंने पहले 2 से स्टार्ट किया, कोई 3 से भी स्टार्ट कर सकता है. तो 48 के जैसे फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. किसी के आ सकते हैं, इस तरीके से लिख सकता है वो कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. तो ऑर्डर को अगर हम इग्नोर करें तो प्राइम फैक्टर्स तो सेम है. देखिए इसमें भी 3 1 टाइम्स था, इसमें भी 3 1 टाइम, 2 4 टाइम्स था, इसमें भी 2 4 टाइम. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो यूनिक आएगा. यूनिक मतलब सभी का एक जैसा होगा, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है, बस ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं. तो अगर मैं ऑर्डर की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करना चाहूं कि हर एक बच्चे का ऑर्डर भी कैसा है, सेम आए, तो आप क्या कर सकते हो कि ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि जो भी आप फैक्टर्स करेंगे उनको किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में. अब आपके ऑर्डर की भी प्रॉब्लम सेम हो गई, सॉल्व हो गई. अब ऐसा नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा फैक्टर्स, देन उसके बाद बड़ा फैक्टर. तो अगर मैं ऑर्डर को भी फॉलो करता हूं तो ये वाला भी फॉर्म नहीं आएगा, हमारा सिर्फ ये वाला फॉर्म आएगा. 48 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमने इन फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. तो आपने देखा कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते, मतलब सभी के एक जैसे होते हैं, और ऑर्डर भी किस तरीके का रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर. तो अब प्राइम फैक्टर्स भी सभी के सेम होंगे और ऑर्डर भी सभी का सेम होगा. ये हमारी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता ही है, फैक्टराइजेशन आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. ओके, तो हम फैक्टराइजेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो. एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है. इंट्रोडक्शन में जब हम उन पे क्वेश्चन करेंगे तो वहीं पे बता दिया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ. वैसे आपको आता है, पर नहीं आता है तो तब भी हमें कुछ क्वेश्चन करने ही है तो वहां पे बता दिया जाएगा. एक और इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए 2 नंबर्स दिए गए हैं, मान लीजिए ए और बी, इनका एलसीएम निकाला, इनका एचसीएफ निकाला, तो उसको वेरीफाई करने का एक रूल होता है
कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हो, एचसीएफ निकाल रहे हो, अगर उन्हीं नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये भी आप याद रखेंगे। एलसीएम निकालना आपको आता है, एचसीएफ भी निकालना आता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं था, बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी, जिसका मतलब मैंने बता दिया है, और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, ये इसको भी आप लिख लीजिए, फर्दर काम में आएंगी ये चीज़ें। ओके स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो दिए गए नंबर्स हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। इट मींस इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा, 2 से अगेन 35, 5 से। ये कैसे आ रहा है मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको आती होंगी। ओके, तो 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यही है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसे आप बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, 140 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। एक क्वेश्चन और भी बता दीजिए, करते हैं। अब देखते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। देखिए इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से हो सकता है, ठीक है, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। आगे 3 से चेक कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो 4 से तो चेक कर नहीं सकते, क्योंकि 4 हमारा प्राइम फैक्टर्स नहीं होता है। हमें सिर्फ अपने फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स ही लेने हैं, प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। तो 4 की बजाय क्या करेंगे चेक? 5 से हो जाएगा ये, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। आगे 5 से चेक करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 आपका प्राइम फैक्टर्स है, ये खुद से डिवाइड होगा। 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। इसको एक और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। ये 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको आंसर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और काफी आसान क्वेश्चन था। अब नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें। देन वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देन इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। ये रिलेशन अभी आपको लिखवाया भी गया था, तो इस रिलेशन को आप वेरीफाई भी कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 26 एंड 91। इस क्वेश्चन का पहले एलसीएम निकालते हैं, देन एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम ऑफ
26 और 91 इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको 26 और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। ओके, करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आते हैं इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं ले रहे। ओके, 91 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा नहीं, यूनिट प्लेस पे 1 है। 3 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं हो सकता है, और देन 5 से नहीं होगा तो 7 से चेक करते हैं। 7 से अगर हो रहा है क्या? 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 7 से हो रहा है 30, 1। तो 26 और 91 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। तो ये रहा 26 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 30। 91 के फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई 30। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो? दोनों नंबर्स के बीच में पहले देखते हो कि कॉमन नंबर कौन से है। तो 13 का हमारा एक पेयर बन रहा है। इसके अलावा जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी लिया जाता है। एचसीएफ में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं, जबकि एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं, साथ ही साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 26 और 91 का सबसे पहले कॉमन फैक्टर से एक नंबर उठा लीजिए, कॉमन पेयर बन रहा है 30 और 13 से एक नंबर आगे। इसके अलावा जो आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स है, नॉन कॉमन फैक्टर 2 है और 7, इसको भी साथ में लेके करना है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 37 जा 91, 91 2 जा 180। तो आपका एलसीएम ऑफ 26 और 91 आ गया है 182। यहीं से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो एचसीएफ आपको पता है दोनों नंबर्स के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे सिर्फ वही ले लें। तो एचसीएफ ऑफ 26 और 91 क्या होगा? दोनों के बीच में कॉमन 13 है, सिर्फ 13 आएगा। तो एचसीएफ ऑफ 26 और 91 13 है, एलसीएम ऑफ 26 और 91 182 है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व हो गया है। रिमेनिंग पार्ट और रह गया कि इस रिलेशन को वेरीफाई और करना है। तो इस रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन एचसीएफ ऑफ किसका? 26 और 91 का एचसीएफ, इन्हीं का क्या? एलसीएम। इन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर, इन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। चेक कर लेते हैं हम ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपने देखा है एचसीएफ ऑफ 26 और 91 क्या है? 182 वैल्यू रखिए। एलसीएम ऑफ 26 और 91 क्या है? 30। और इधर क्या है? 26 मल्टीप्लाई 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है इसका मतलब ये रिलेशन आपका सही है, अदरवाइज रिलेशन सही नहीं है। या फिर अगर ये देखिए रिलेशन तो आपका सही है, अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, आपको उस गलती को सुधारना है। ओके ठीक है, देख लेते हैं क्या आ रहा है। 32 जा 26 कैरी 2, 38 जा 104 प्लस 2 106 कैरी 10, 31 जा 30 प्लस 10 20। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। ओके तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 6 2 9 का 9 6 54 कैरी 5 9 2 जा 18 प्लस 4 22 प्लस 1 23 6 6 2 3। तो आपने देखा एलसीएम आया 2366, आरएचएस भी आया, सॉरी एलएचएस आया 2366, आरएचएस भी 2366। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस कैसे हैं? इक्वल है। एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल है इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया, मतलब ये रिलेशन हमारा सही है और हमने जो किया है वो भी हमारा सही है। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसी पैटर्न पर इसी तरीके से करने। पहले आप इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या होता है? मैं यहाँ पर एलसीएम का जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। एलसीएम का जनरल फॉर्म क्या है?
प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। क्या है कि जो भी आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स में भी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको लिया जाएगा। देन मल्टीप्लाई जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है उनका भी मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही आपका एलसीएम है। ये था एलसीएम के लिए। एचसीएफ के लिए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसमें एचसीएफ में आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स की कोई बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की बात होती है। कॉमन फैक्टर्स में भी कौन सी? जो कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर होगी, इसमें ग्रेटेस्ट पावर है, इसमें लीस्ट पावर है। तो इन दो जो मान लीजिए कॉमन नंबर्स है, इनकी भी जो सबसे छोटी पावर होगी, मान लीजिए इधर 1 होता और इधर पे 2 होता, तो 1 और 2 में सबसे छोटी पावर क्या है? 1। तो 1 वाला नंबर यहाँ पे लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स में। नॉन कॉमन फैक्टर्स की बात ही नहीं होती है एचसीएफ में। इस तरीके से आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, देन इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है, इसका मतलब आपने सही किया है। अदरवाइज आपने रॉन्ग किया है तो आप एलसीएम चेक करिए और एचसीएफ चेक करिए कि वहीं आपने कुछ न कुछ गलती की होगी। ओके स्टूडेंट, तो बी और सी आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर पर प्रैक्टिस करने। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन इट, आई विल गिव यू आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।